नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज कुछ संवैधानिक निकायों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको देखा जाएगा। मैं मेनली एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में बात करूंगा और उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्वेशन के बारे में प्रोविजन आया था एससी और एसटी के बारे में, जो रिजर्वेशन की बात किया गया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 330 एंड 332। ये जो प्रोविजन है, जहां पे आपने देखा था अभी वर्तमान की स्थिति जो है वो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो रिजर्वेशन और उनके बारे में प्रोविजन को लेकर के चलते हैं। लेकिन जब संविधान आपका लागू हुआ था तो उस समय जो रिजर्वेशन की जो बात की गई थी वो कहां पे किया गया था? आर्टिकल 330 में बात किया गया था और आर्टिकल 332 में बात किया गया था, जहां पे ये बता दिया गया है कि यहां पे एससी और एसटी लोकसभा में उनकी जो सीटें होंगी वो आरक्षित होंगी और 332 में राज्य विधानसभाओं में उनकी सीटें जो होंगी वो आरक्षित होंगी। ये आपका प्रोविजन जो आया था वो संविधान के साथ ही पैदा हुआ था और वहीं पे पहली बार रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया था। सीटें रिजर्व होंगी। तो यहां पे जो बात किया गया है वो किसके बारे में बात किया गया है? यानी लोकसभा, यानी आपका पीपल्स हाउस जो है आपका, उसके बारे में, लोअर हाउस है वहां पे इनके बारे में प्रोविजन किया गया था रिजर्वेशन का। और यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया और किसके? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया। जब आप डेफिनेशन क्लास के बारे में देखते हैं तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर एक बार गो थ्रू होना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। 366 जो है वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है और यहाँ पे 30 क्लॉज बताई गई, 30 क्लासेस है यहाँ पे, यानी 1 से लेकर के 30 तक की बातें हैं और वहां पे वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। तो कुछ वर्ड्स इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पे 366 में क्लॉज 24, 25 एंड 26C, ये 3 प्रोविजंस हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। यहां पे 366 क्लॉज 24 जो है ये बात करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में। 25 जो है ये शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है और ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करता है। ये डेफिनेशन क्लास दिया गया है आपका 366 में और ये जो प्रोविजन आया है ये जोड़ा गया 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2018 में, 2018 में ये प्रोविजन आपका जोड़ा गया बाय द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, ठीक है। और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात जोड़ी गई थी आपके। तो यहां पे 366 के 24 में शेड्यूल कास्ट कौन होगा ये बताया गया था, शेड्यूल ट्राइब्स कौन होंगे ये आपको बताया गया था और इसे 2018 में आपके बैकवर्ड क्लास कौन होंगे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसको 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया। और जब आप ये पढ़ते हैं कि 366 24 जो है वो कौन होंगे, तो ये इनके बारे में जो प्रोविजन बताया गया है वो 341 में बताया गया है। इनके बारे में जो बात किया गया है वो आर्टिकल 342 में बताया गया है और इनके बारे में जो बात किया गया है 342A के बारे में बताया गया है। इज इट क्लियर? यानी शेड्यूल कास्ट कौन होगा? तो जिन्हें प्रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए, अब यदि वो स्टेट है तो वहां के गवर्नर के कंसल्ट करके
जो भी रेसेस हैं, जो भी कास्ट हैं, जो भी ट्राइब्स हैं, जिन्हें उन्होंने क्या कर दिया है, शेड्यूल्ड किया है, नोटिफाई किया है अंडर द आर्टिकल 341. So here the work of the president is what? To just identify the races, caste or tribes. If it is for the state, with the prior consultation of the governor of concerned state. और यहां पे आर्टिकल 341 जो बात कह रहा है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, तो इसमें कौन कौन है आप देखिए जरा. 366-24 ये कहां पे, 341 में. अब मैं आपसे क्या बता रहा हूं, ये क्या है, शेड्यूल है. दिस इज द शेड्यूल. और इस शेड्यूल में कौन है, ट्राइब्स हैं, रेसेस हैं, कास्ट, जिन्हें क्या कर दिया गया है, आइडेंटिफाई करके नोटिफाई कर दिया गया है. किसके द्वारा किया गया है, बाय द प्रेसिडेंट. अंडर विच आर्टिकल, 341 के अंतर्गत. तो इन सारे ट्राइब्स को या रेसेस को या कास्ट को जिन्हें इस शेड्यूल में रख दिया गया है, आइडेंटिफाई करके नोटिफाई कर दिया गया है, वो क्या माने जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट माने जाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? अब इसमें ट्राइब्स भी आ सकती हैं, इसमें रेसेस भी आ सकती हैं और इसमें कास्ट भी आ सकती हैं. और इस शेड्यूल में जो कास्ट होंगी, जो रेसेस होंगी, जो ट्राइब्स होंगी, दे आर कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल्ड कास्ट. इज इट क्लियर? अगेन ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें क्या करेगी, मेंटेन करेगी. मेरी बात आप समझ पा रहे? यानी वंस आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें क्या करेगा, उन्हें प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मेंटेन करेगा. यानी इसमें से निकालने और बाहर करने और अंदर करने का जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, टू जस्ट इन्वेस्टिगेट एंड नोटिफाई. और उन्हें इंटर और एग्जिट कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट. ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. अगेन अब मैं दूसरी बात करूं तो 366 जो है, 366-25 और 366-25 क्या कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स वो होंगी जो कि कहां पे है, नोटिफाई किया गया है 342 में किया गया है. कहां किया गया बेटा, और इसमें कौन कौन है, ट्राइब्स हैं और ट्राइबल कम्युनिटी है. और कौन है, ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटी एंड पार्ट और ग्रुप्स. Groups within a tribes or a tribal community. तो इसमें जो है, जो ट्राइब्स हैं या ट्राइबल कम्युनिटी हैं या उनके पार्ट्स हैं या ऐसे समूह हैं जो इस ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटी के पार्ट हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, विच इज पुट इन द शेड्यूल. दे आर कंसिडर्ड एज, दे आर नोन एज अ शेड्यूल्ड tribe. So the tribes who is scheduled under the article 342, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझिए. इसका मतलब ये है कि कोई एक जाति नहीं है इसमें, कोई एक ट्राइब्स नहीं है इसमें. यहां पे कौन है, ट्राइब्स है या ट्राइबल कम्युनिटीज है या उनका कोई ग्रुप है जो इस ट्राइब्स के क्या है, अंदर के भाग है.
और जिन्हें क्या कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट with the notifications if it is for the state with the prior consultation of the governors of concerned state, जिन्हें क्या कर दिया गया है नोटिफाई किया गया। बात समझ पाए? और फिर जिन्हें उनको इस शेड्यूल में रख दिया गया वो सारी की सारी क्या हो गई आपके शेड्यूल ट्राइब्स हो गई। दोनों बातें समझ में आ गई आपको? तो मैं आपसे जो बताना चाह रहा था, शेड्यूल कास्ट का मतलब उसमें सिर्फ एक कास्ट नहीं, देयर आर सो मेनी कास्ट, सो मेनी रेसेस, सो मेनी ट्राइब्स। और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो एक ट्राइब नहीं, देयर आर सो मेनी ट्राइब्स। इज इट क्लियर? अच्छा, तो एक तो इस शेड्यूल में आ गया 342 के अंतर्गत, जो किसके बारे में बात कर रहा है आपका एसटी के बारे में बात कर रहा है। इन द सेम मैनर ये जो है आपका 366(26) क्लॉज सी, और ये जो है किसके बारे में बात कर रहा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। कौन है बेटा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स, ठीक है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, क्या लिखा हुआ है नॉट ओनली मेंशन हियर द कास्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है क्लास, क्या लिखा हुआ है, तो क्लास इज नॉट अ कास्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ कास्ट। वर्ड्स का मायने होता है मेरे भाई, मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं, आपने अभी देखा वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स देखा, शेड्यूल कास्ट देखा, नॉट अ क्लास, और यहां पे आप क्या देख रहे हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इट मींस दिस क्लास ऑल्सो इंक्लूड द एससी एंड एसटी। क्लियर हुआ? अभी कहां से आए ये बातें मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, तो बैकवर्ड कास्ट वर्ड नहीं यूज हुआ, वहां पे क्या यूज हुआ है क्लास वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। और कौन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो सामाजिक और कैसे हैं आपके सोशली एंड नॉट आर्थिक, एजुकेशनली है, आर्थिक नहीं इकोनॉमिक नहीं, वहां पे एजुकेशनल, ये दो ही ग्राउंड्स दिया गया है, अभी हम पढ़ाएंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैं आपसे जो बता रहा हूं ये सारे प्रोविजंस हो गए, वो सारे के सारे कास्ट, और फिर वही बात जिन्हें प्रेसिडेंट क्या कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट उन्हें नोटिफाई कर रहे हैं। लेकिन 105वें संविधान संशोधन के द्वारा अब स्टेट को भी ये पावर दे दिया गया है कि वो अपने यहां बैकवर्ड क्लास को क्या कर सकते हैं नोटिफाई कर सकते हैं। 102वें संविधान संशोधन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन और ये पावर सिर्फ किसके पास था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जो पावर है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किसके पास आ गया है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जस्ट डोंट बी कंफ्यूज्ड। 102 ये सिर्फ बैकवर्ड क्लास के बारे में बात कर रहा हूं। 102 जो है किसको पावर दे रहा था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। लेकिन 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2021 में किया गया वो किसको दे रहा है, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स, दोनों कर सकते हैं। और ये पावर सिर्फ किसके पास था, जो 2018 में हुआ था 2018 में, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास था, और इसीलिए इसको अमेंड करना पड़ा। अब ये पावर किसके पास आ गया, स्टेट के पास भी आ गया कि वो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, शेड्यूल्ड कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीन प्रोविजन बताया, 366(24), 366(25) और 366(26)(c) 26C क्लॉज बताया। और ये कौन होंगे, तो इनके लिए मैंने आपको बताया कि 24 में वो होंगे जिन्हें शेड्यूल्ड किया है 341 में, 25 में वो होंगे जिन्हें शेड्यूल्ड किया गया है 342 में, और यहां पे 366(26) क्लॉज C याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। तो ये कहां पे है 342A में जिन्हें शेड्यूल किया गया 342A, और ये जो जोड़ा गया प्रोविजन, ये कब जोड़ा गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के द्वारा ही जोड़ा गया था, और उसी में जाकर के बाद में बदलाव हुआ। मैं एक ही चीज इसलिए प्रोविजन को बताना चाह रहा हूं,
और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप मेरे साथ संविधान पढ़िए, बेयर एक्ट जरूर लेकर के बैठिए और बेयर के प्रोविजन के साथ, ठीक है ना। हम जो है बहुत ऑथेंटिक बात करना चाहते हैं और जो सबसे ऑथेंटिक बात है वो ये है कि वो बेयर से ही क्लियर हो पाएगी, है ना। तो 3 प्रोविजन जो मैंने आपको बताए, ये तीनों प्रोविजंस क्लियर है। अब जरा देखिए, इनके बेटरमेंट्स के लिए और इनके एडवांसमेंट के लिए कमीशंस गठित किए गए, है ना। इनके लिए क्या होगा, कमीशंस होंगे। अब वो कमीशंस आप देख लीजिए कहां पे हैं, और यहां से क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं और उस कमीशन का फंक्शंस क्या है, उनका स्टेटस क्या है। तो पहली बात तो बता दूं कि तीन के तीनों कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को रखते हैं। कैसी बॉडी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। ये किसी अधिनियम के द्वारा नहीं लाया गया, ये संविधान के द्वारा लाया गया प्रावधान है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, पहली चीज जान लीजिए। तो मैं आपसे उसी क्रम में बात कर रहा हूं। ये कौन हो गया आपका, एससी कमीशन। ये कौन हो गया आपका, एसटी कमीशन। और ये कौन हो गया आपका, बैकवर्ड, ठीक है, क्लास कमीशन। इनके बारे में जो प्रोविजन है वो कहां पे है, 338 में है। ये कहां पे है, 338A में है। और ये कहां पे है, 340 में है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहां पे ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, ये याद रखिएगा आपसे। इनिशियली एससी और एसटी कमीशन जो था वो एक साथ था, दोनों जो मैटर्स डील किया करते थे एससी और एसटी के कमीशन के लिए, वो कमीशन एक था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, किस कमीशन, किस के द्वारा, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर हुआ, 2000। हाँ, इन्हें क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। यानी अब एससी कमीशन और एसटी कमीशन जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एससी और एसटी कमीशन जो है वो क्या होंगे आपके, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। 330, 338, अच्छा ये लिखा गया, हाँ ये करेक्ट करिए भाई। हाँ 338B, हाँ यस, बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में, यस। कमीशन जो है वो कहां पे है आपका, और ये 338B फिर कब जोड़ा गया, 102 से ही आएगा भाई। सारा जो भी दारोमदार हो रहा है, सारा खेला जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, 102 से हो रहा है ना। अभी तक इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था। क्या नहीं मिला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं। 338B पढ़िए जरा, क्या कह रहा है आपका, बस बस बस, ठीक है। अब जरा देखिए, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा था मैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 338 और 338A को इसने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है 2003 में। पहले ये एक था, अब जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है इससे क्या दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है किसके द्वारा, किसके द्वारा, 102 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो मैं आपको जो प्रोविजन बता रहा था ये तो प्रोविजन है उनसे रिलेटेड। और भी प्रोविजन आपके जो एससी और एसटी और बैकवर्ड क्लास के बारे में प्रोविजन है, जरा उनको देख लिया जाए 2 मिनट में, ठीक है। अब जरा देखिए, जब आप शुरू से पढ़ते हैं तो आपके बारे में क्या बताया गया है, 15 पढ़ते हो आप, आर्टिकल 15 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अब की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो इस समय देखिए कहां कहां पे इनके बारे में प्रोविजन है। तो 15 का क्लास कौन सा है आपका, 15 का क्लास 4, 15 का क्लास 5, ये किसके बारे में बात कर रहा है, एससी और एसटी के बारे में बात कर रहा है, बोलो भैया। और किसके बारे में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में बात कर रहा है। तो 4 और 5 ये उनके रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, यस और नो। और फिर अब आप 16 देखेंगे तो 16 में 4 देख रहे हैं आप, 16 का क्लास कौन सा है,
4 है, फिर कौन सा है 4A है, फिर कौन सा है 4B है। बोलो बेटा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? एससी और एसटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्टली देख ले जरा, जो आर्टिकल 17 है वो किसके बारे में बात कर रहा है? आपका अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बारे में बात कर रहा है। ये भी किससे रिलेटेड है? आपका होने से रिलेटेड है। आर्टिकल इनसे रिलेटेड यदि कोई लॉ बनाया जाएगा तो वो पावर किसके पास है? आपका आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है। सारे आर्टिकल्स लिखिए और फिर पढ़िएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं आर्टिकल 35 कहां से आ गया यहां पे, कि जहां जहां पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पेनल प्रोविजन के बारे में बात किया गया है, उसके बारे में लॉ बनाने का पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो जब आप देखते हैं कि एनी प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 17, जब आप आर्टिकल 17 पढ़ते हो तो वहां पे बताया गया कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिस होगी तो क्या होगी? पनिशेबल होगी। क्या होगी? पनिशेबल। और ये पनिशेबल होगी तो इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। किस आर्टिकल में ये पावर दिया गया उसको? 35 में दिया गया है। तो ये 15 का क्लास 4, 5 मैं सब एक एक अभी डिस्क्राइब करूंगा सारा का सारा। 15 का क्लास 4, 15 का क्लास 5, ये कौन हो गया? 4, 4A और 4B। ये जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया आपका? ये फोर्थ जो जोड़ा गया, ये खूब पूछा जाता है। आप देखिए ये आपका 90 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो जोड़ा गया वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये जो तो पहले ही से था। और ये जो जोड़ा गया वो 77, और ये जो जोड़ा गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। बोलो बेटा, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये वाले प्रोविजंस थे। आ रही है बातें क्लियर? इनको मिला के पढ़िएगा, दिमाग हैंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है इनको मैं अभी पीछे से आकर के बताता हूं आपको। मैं बात कर रहा हूं एससी एसटी, फाइनली मुझे बात करना है कमीशन के बारे में, लेकिन मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं कि उनसे रिलेटेड प्रोविजंस आपके पास कहां है। बहुत डिले हो गया है ना, अभी शुरू में ही बताया था मैंने कि कमीशन के बारे में बात करूंगा, वेट कर रहे होंगे अभी आप। कमीशन कहां है तो पहले समझ लीजिए कि सारे प्रोविजंस हैं कहां, देन आई विल कम, ठीक है, ऑन द फंक्शंस ड्यूटीज अबाउट द कमीशंस, जो उनके फंक्शंस हैं, जो उनकी लाइबिलिटीज हैं, क्या कर सकते हैं, क्या पावर्स हैं उनके, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन आप एससी और एसटी का एक एज अ होल स्पेक्ट्रम आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए। अगेन यहां पे ये बातें हो गई आपकी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? 366, और इसमें क्या बता दिया आपको? मैंने आपको 24 बताया, 25 बताया, 26C बता दिया, ये हो गया आपका। फिर आपने जो रिजर्वेशन के बारे में बात किया 330 बताया और 332 बताया, जो एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। बोलो बेटा, फिर जो है 341 बताया, 342 बताया और 342A बताया आपको। 341, 342, 342A ये भी है वहां पे जो कह रहा है। अगेन आइए जरा, 338, 338A और 338B के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोकसभा में उनकी सीटों के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, ये राज्यसभा, राज्य विधानसभा में यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये जिन्हें नोटिफाई किया जाएगा यहां पे, जिन्हें यहां पे किया जाएगा और जिन्हें यहां पे किया जाएगा। और इनके लिए जो कमीशन होगा, किसके लिए? इनके लिए जो कमीशन होगा कहां है? इसमें इनके लिए जो कमीशन है वो कहां है? यहां पे जो है इनका कमीशन है। बोलो यार, ये सारे प्रोविजंस क्लियर हैं आपके? यस है, सारे प्रोविजंस क्लियर हो गए। ये फूड चेन जैसे बनाते हैं आप लोग, फूड वेब की तरह बन जाता है ना, फूड चेन और फूड वेब पढ़ा होगा ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, वही है। तो मैंने चेन बनाया, फिर उसका वेब बना दिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन आता है रिजर्वेशन की। मैं रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा, देन आई विल कम on the powers and functions about the commissions. The firstly I want to make clear all the provision relating to the, ठीक है, this यहां पे क्या कह रहा है बेटा? सबसे पहली जो केस आई थी आपकी चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यानी संविधान जब लागू हुआ आपका, तो संविधान लागू होने के बाद ही पहली बार रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया, यानी द वेरी इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और वहां पे मद्रास स्टेट ने एक जियो पास किया, जो एक कम्युनल ऑर्डर पास किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जो कॉलेजेस थे वहां पे उन्होंने सीटों को रिजर्व कर दिया। मिस चंपकम दोराई राजन, नॉट मिस्टर, मिस। तो यहां पे उनके द्वारा क्या किया गया, चैलेंज किया गया इस कम्युनल ऑर्डर को, और इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ चंपकम दोराई राजन। चंपकम दोराई राजन के मामले में उस ऑर्डर को क्या कर दिया गया, स्ट्रक कर दिया, स्ट्रक डाउन, समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर किसी भी मेंटेन्ड और एडेड कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन, यानी इस आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। एक चीज तो स्टेट की तरफ से दलील यह दी गई कि 46 कहता है कि वीकर सेक्शन के बारे में, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए, या एससी और एसटी के लिए क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। एक आर्टिकल और निकल करके आया, कौन सा है आपका, 46 है आपका। तो यहां पे गवर्नमेंट्स के द्वारा जो दलील दी गई थी, जो है अपना पीक रखा गया, वो कौन सा रखा गया था कि स्टेट की ये लाइबिलिटी है कि ऐसे जो एससी और एसटी है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, या जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए क्या कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है। तो मैंने उस चीज को दिमाग में रखते हुए, यानी तो आर्टिकल 46 और आर्टिकल 46 जो है वो क्या कहता है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आप जो आर्टिकल्स पढ़ा है आपने, 37 पढ़ा है ना, आर्टिकल 37 क्या कहता है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बट दे आर वेरी फंडामेंटल। ठीक है, यानी आर्टिकल 37 तो यही कह रहा है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, बट दे आर फंडामेंटल इन पॉलिसी। यानी स्टेट जब ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगा, ऐसा कोई लॉ बनाएगा, तो उन सारी प्रोविजंस को क्या करेगा, माइंड में रखेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस आधार पर क्या किया हूं, ये लॉ बनाया हूं, क्योंकि मैं उनके एडवांसमेंट के लिए काम किया हूं। तो बताया गया भैया कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 स्ट्रिक्टली मना करता है इस बात को। एंड हियर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट प्रिवेल द फंडामेंटल राइट्स। क्या नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स पर प्रिवेल नहीं कर सकता। दिस वॉज द फर्स्ट केस इन विच, यानी चंपकम दोराई राजन की केस में यह बता दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब जरा देखिए 1951 में, सॉरी हाँ, 1951 में पहला ही संविधान संशोधन किया गया, लाया गया प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया पहला संविधान संशोधन है? और वहां पे प्रोविजन जोड़ दिया गया 15(4), 15 का क्लास 4 जोड़ा गया, और वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में किसी बात के होते हुए भी, या 19(1) जी में किसी बात के होते हुए, 15(4) आप पढ़ते तो वहां पे क्या बताया गया है, भैया इसमें चाहे जो बात बताएगी, यानी 15 क्लास 1 में और 15 क्लास 2 में और 15 क्लास 3 में चाहे भले कुछ बात बताई गई हो, या 19(1) जी में कोई बात बताई गई हो, बोलो, उसके रहते हुए भी स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है। 29 क्लास 2 ऑल्सो, यस, कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द SC and ST and the socially and educationally backward class, not a caste class। बोलो बेटा, उनके बारे में क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। फॉर व्हाट, फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द एडवांसमेंट। किसके लिए किया जा सकता है, एडवांसमेंट और बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। तो पहली बार जो SC और ST का रिजर्वेशन जो आया है, उसके अलावा वो कब आया है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया, और
छोड़ा गया क्या आपका 15 का क्लास 4, जहां पे ये बता दिया गया कि 15 में 19(1)(g) में 29 क्लास 2 में किसी बात के होते हुए भी स्टेट क्या कर सकता है, उसके लिए लॉ बना सकता है। यस आदो लॉ जो है, और उनके लिए ये बात आ गई आपकी। अगेन आप जरा देखिए, फिर उसके बाद 19 क्लास, ये 15 क्लास 5, 15 क्लास 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, ऐड किया गया। और ये 3 केस मैं आपको जब रिजर्वेशन पढ़ा रहा था वहां नहीं ले जाऊंगा आज आपको, मैंने 3 केस आपको बताया था। पीए इनामदार की केस बताया था, इस्लामिक स्टेट एकेडमी बताया था, बोलो, और टीएमएफआई फाउंडेशन। 3 केसेस मैंने आपको बताया था, और उन्हीं के केस के रिस्पॉन्स में क्या लाया गया आपका 15 का क्लास 5 जोड़ा गया, और 15 क्लास 5 में बता दिया वेदर इट इज एसोसिएटेड और नॉट, वो सरकार के द्वारा राज्य से जुड़ा है या नहीं है। यानी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को छोड़ करके जो माइनॉरिटीज कॉलेज है उनको छोड़ करके वेदर दे आर एसोसिएटेड विद द स्टेट और नॉट डजंट मैटर, वहां पे उनके प्रवेश परीक्षा के संबंध में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो एससी है और एसटी है, उसके बारे में विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात यहां पे क्लियर हो गई। तो दूसरी बार जो रिजर्वेशन जो आया आपका, वो कहां आ गया है आपका 15(5) में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगेन 16 जो है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। 16(4) जो है पहली बार रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग करता है। वर्ड्स जो यूज हुआ है रिजर्वेशन का उनके पब्लिक पोस्ट के लिए, पब्लिक पोस्ट नॉट अ प्राइवेट पोस्ट, पब्लिक पोस्ट के लिए, वहां पे क्या कह रहा है, यहां पे जो पैरामीटर है, जो टेस्ट है, वो टेस्ट यहां पे क्या है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी 16 के क्लास 4 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड क्लास। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 16(4) एंड 15 क्लास 4। वहां पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, समझो बेटा। यहां पे 15(4) में बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, 15(4) बताया मैंने, यानी 15 क्लास 4 और ये दूसरा जो है वो आपका 16 क्लास 4। यहां पे सोशली और एजुकेशनली ये दो वर्ड्स है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीसी के बारे में बात किया गया है, न कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। इसका मतलब कि जो यहां पे 16 क्लास 4 में बैकवर्ड क्लास यूज किया गया है, वो इंक्लूड करता है किसको, एससी एंड एसटी बोथ। किसको कर रहा है, नहीं समझ पाए आप। There is a symbiotic relation. There is a symbiotic relation between the 15 and 16. Do you agree with this or not? है, unless or until you educate the peoples, unless or until you educate the peoples who is a backward socially or educationally, how you can expect from him or her to become a government servant? नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो 16 के पहले ये वाले प्रोविजन लाना जरूरी था। यदि ये बात नहीं होगी, यानी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनको एजुकेशन आप नहीं दोगे, तो इसके बारे में कल्पना करना ही बेकार है। मेरी बात आप समझ पाए। तो इनका और इनका क्या है, एक कोरिलेशन है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सिर्फ बैकवर्ड क्लास यूज किया गया है। बैकवर्ड क्लास में एससी और एसटी इटसेल्फ इंक्लूड्स नहीं है, और ये बात नहीं है, तो मैं इस बात को प्रूफ कर रहा हूं आपको कैसे है ये। जब आप 4A पढ़ते हैं तो वहां पे किसके बारे में बात किया है, 4A 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो प्रोविजन किया गया, वो क्या प्रोविजन किया गया है, प्रोविजन किया गया है प्रमोशन के बारे में बात किया गया है। तो जब आप उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात नहीं करोगे तो प्रमोशन के बारे में कैसे बात करोगे भाई, ये बिटवीन द लाइन की बात है नहीं। हाउ यू कैन इमेजिन, हाउ यू कैन टॉक about the promotions if you don't talk about the appointment. It means the 16 class 4 itself include the SC and ST's appointment whose representation is inadequate. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 16(4) में उनके प्रमोशन के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात किया, और 16(4)B जो है वो बैकलॉग के बारे में बात कर रहा है। बात समझ पाए। और फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जहां पे कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में बात की गई थी। बात समझ रहे हैं आप।
ये हम लास्ट लेक्चर में अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हूं। यदि आपको इस बात को समझना है तो रिजर्वेशन के टॉपिक पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो मैं आपसे जो बता रहा था कि ये प्रोविजंस जो यहां पे जुड़े हुए हैं वो यहां से आए। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया है जिसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई है, जजमेंट अभी रिजर्व करके रखा गया है, और वो ये है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ईबी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था। ईबी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 की केस थी, जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया था उसे स्ट्रक डाउन किया गया था, और वहां पे सीधे डिनाई कर दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे फॉर्म द होमोजीनियस ग्रुप। वो क्या बनाते हैं? होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। अब मैं ये आपको यहां पे दो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। एक तो होमोजीनियस हो गया और दूसरा क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। दो तरीके के सोल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? होमोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, है ना भाई? जो एक दूसरे में मर्ज कर रहा है, जिसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, होमोजीनियस सोल्यूशन बना रहे। पानी को नमक में घोल दोगे तो कैसा हो जाएगा? साल्ट और वाटर। ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका? होमोजीनियस बनाएगा। यस और नो? यानी उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। उन्हें क्या नहीं कर सकते आप? सेपरेट नहीं कर सकते। अब अल्कोहल को शराब पीने वाले जो लोग हैं उसमें आइस डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाता है, तो अलग नहीं कर सकते। उसका और अलग तरीका है, डिस्टिलेशन करो और कुछ करो, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स पर, बॉइलिंग पॉइंट्स पर रखो आप उन्हें, हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं, तो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि ये जो ग्रुप्स है, यानी 341, किसके बारे में बात कर रहा है? शेड्यूल कास्ट। तो इसमें जो भी लोग हैं वो क्या है? होमोजीनियस है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या नहीं किया जा सकता इन्हें? ईबी चिन्नैया की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें एक बार उस ग्रुप में रख दिया गया है तो उन्हें क्या नहीं किया जा सकता है? सेपरेट नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। दे आर कंसिडर्ड एज अ होमोजीनियस ग्रुप। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहां पे लागू नहीं होगी। बात समझ पाए आप? तो इस रेशियो के आधार पर जो है ये मना कर दिया गया था कि देयर इज नो एनी सब क्लासिफिकेशन, ठीक है, पॉसिबल इन अ केस ऑफ शेड्यूल कास्ट। बोलो भैया। अच्छा, सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। यहां पे इस मामले को फिर पंजाब की सरकार ने एक्ट पास किया, तो देवेंद्र पाल सिंह की केस में बस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 अगेन ये रेस किया गया, इशू रेस किया गया, एंड इट वाज आल्सो, जिसमें मजहबी के बारे में बात किया और वाल्मीकि के बारे में बात किया गया था कि उनको स्पेसिफिक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया था कि इस ग्रुप में आपने क्या देखा है? इसमें रेसेस हैं, ट्राइब्स हैं और कास्ट हैं। यस और नो? रेसेस भी हो सकती हैं, ट्राइब्स भी हो सकती हैं और कास्ट भी हो सकती हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी नीड्स अलग हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड जो है वो क्या है? डिफरेंट। और जब डिफरेंट है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या किया जा सकता है? मोर फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो देवेंद्र पाल की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो 5 जजेस बेंच थी, इस बात को उन्होंने कहा कि इट शुड बी डिसाइडेड बाय द लार्जर बेंच, और अभी 7 जजेस बेंच के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या किया हुआ है? सुनवाई किया हुआ है। अभी जजमेंट को क्या करके रखा हुआ है? रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये क्लेम किया गया कि ईबी चिन्नैया वाज रॉन्गली डिसाइडेड। वहां पे जो डिसाइड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्या किया गया था? रॉन्गली डिसाइड किया गया था। क्यों डिसाइड किया गया था? रॉन्गली क्यों डिसाइड किया गया? वहां पे ये बता दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि उन्हें कहां रखना है? अंदर करना है और बाहर करना है। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। बोलो। और वो क्या बनाते हैं? होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। होमोजीनियस ग्रुप जो है, होमोजीनियस जो ग्रुप्स हैं वो सेपरेबल नहीं है। तो जो यहां पे लॉजिक दिया जा गया इस बार हियरिंग में, वो ये था इंदिरा साहनी का मामला। किसका मामला?
इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मैं आपसे डिस्कस करा था और इंदिरा साहनी के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि जहां पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। बोलिए। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो डिनाइड इन देवेंद्र पाल सिंह केस कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहां पे लागू नहीं हो सकता है, एससी में लागू नहीं हो सकता है। और उसके पीछे का जो लॉजिक है यहां पे जो दिया गया वो ये है कि बैकवर्ड क्लास में कुछ जातियां जो है वो बहुत फॉरवर्ड हो चुकी हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल कम है। मेरी बात आप समझिए। बट इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, इनका जो डिफरेंशिएशन है बहुत ही मार्जिनल है। मेरी बात आप समझ पाए? यानी इनका जो डिफरेंशिएशन है, जो इनका सोशल स्टेटस है, बहुत ही कम है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास में कुछ आपके जो कास्ट क्लास में जो कास्ट है वो क्या हो गई है, मतलब अपर स्ट्रेटा में चली गई है और कुछ बहुत ही नीचे है। तो इनको क्या कर सकते हैं आप, सेपरेट कर सकते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब क्रीमी होता है, जैसे मट्ठे में आप लगा रहे हो और क्रीम निकल गई तो उन्हें आप क्या कर देते हो, कभी देखा है कि गांवों में कि नहीं देखा है, मट्ठा तो उसमें से क्रीम निकालता ना, तो ऐसे ही मत दो भैया और जितने लोग ऊपर आ जाए उनको निकाल के हटाओ, फिर मत हो, फिर निकालो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर्स, जो आगे ऊपर अपर स्ट्रेटा पे आ गए। वही कॉन्सेप्ट यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे ये डिनाई किया गया कि चूंकि इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही कम है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये जो डिफरेंस दिया गया वो है, लेकिन इट इज नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप। ये क्या नहीं है आपका, अभी भी शेड्यूल कास्ट में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटा है। देखो, द पर्पस ऑफ द रिजर्वेशन इज व्हाट, रिजर्वेशन का पर्पस ये है कि जो डिप्राइव्ड है, जो डिप्रेस्ड है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उन्हें मेन स्ट्रीम में ले आना है by the different manner, by the different ways, and here the reservation is one of the ways। नहीं समझ रहे हैं आप? यानी अन्य सभी साधनों के द्वारा उन्हें कहां ले आना है, मेन स्ट्रीम में ले आना है। हियर द रिजर्वेशन इज ओनली अ टूल नॉट एज अ होल। इसका मतलब और भी साधन है। नहीं समझ पाए आप? एक ही साधन नहीं है आपको इनका बेटरमेंट करने का, आपके पास बहुत सारे साधन है, जिसमें से एक साधन है क्या है, रिजर्वेशन। नहीं समझ पाया? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने एससी और एसटी एट्रोसिटीज एक्ट लाया कि नहीं लाया? इसका मतलब जब आपने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट लाया, उसके पहले जब आपने अनटचेबिलिटी एक्ट लाया, तो वो अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं हुई। अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं हुई तो सिविल राइट प्रोटेक्शन, जिसका नाम बदल दिया गया बाद में, 76 में नाम बदल गया तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इन स्पाइट ऑफ द सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, उनके जो सिविल राइट्स थे वो प्रोटेक्ट नहीं हुए। अगेन पार्लियामेंट मेक अ न्यू लॉ, दैट इज व्हाट, दैट इज द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यही तो लाया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अत्याचार निवारण नियम लाया गया। और ये क्या है, ये उनके बेटरमेंट और उनके एडवांसमेंट्स के लिए है। यस और नो, दिस इज द वे। यहां रिजर्वेशन नहीं आया है, लेकिन उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो एक अलग माध्यम हमने अपनाया कि नहीं अपनाया? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि रिजर्वेशन इज अ टूल बाय विच यू जस्ट provides the betterment and advancement in the society relating to the scheduled caste and scheduled tribe and backward class। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को क्या कर रखा है, रिजर्व करके रखा हुआ है। तो अभी भी इनकी क्लास में जो अपर स्ट्रेटा पे हैं, जिनको ऐसी नीड नहीं है ऐसे रिजर्वेशन की, ठीक है, वाई दे शुड बी गिवन, ऐसे उन्हें क्यों दिया जाना चाहिए रिजर्वेशन का फायदा। यदि कोई आईपीएस हो गया है, कोई आईएएस हो, कोई आईएफएस ऑफिसर्स हो गए हैं, या फिर अपर स्ट्रेटा में पहुंच गए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली नहीं बेटा, यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। किसके बारे में बात किया हुआ है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, नॉट इकोनॉमिकली। यस, इकोनॉमिकली यदि आप स्ट्रांग है तो आपका स्टेटस बढ़ेगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक है, सोसाइटल स्टेटस आपका बढ़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई इंडिविजुअल अकेले यदि अपना इकोनॉमिक लेवल गेन करके पहुंच गया है
तो एज अ होल जो है वो क्या हो जाए। तो मैं आपसे कह रहा था कि इंदिरा साहनी के मामले में ये क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया कि इंदिरा साहनी के मामले में बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास के बीच में क्या किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया, और इट शुड बी फॉलो इन अ केस ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कास्ट हैं, रेसेस हैं, ट्राइब्स हैं, और जिनके अपने अलग स्टेटा है, तो जिनको इनकी नीड नहीं, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जिनको नीड नहीं है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर सेल्फ रिलायंट, ठीक है, तो उन्हें इनसे क्या करना चाहिए, वंचित करना चाहिए। रीजन सिंपली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपसे अक्सर बता रहा हूं, मतलब जो नीडी हो उसी को मिलना चाहिए ना भाई। नीडी जो है, जो जिसका हकदार है उसी को तो मिलना चाहिए, यही तो जस्टिस है। होनोर जस्टिस को डिसाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं कि जो आपका क्लेम है इसे देने की अनवरत इच्छा ही, यानी व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर क्लेम, व्हाट इज योर राइट, if it is a given by the state, if it is a given by the government persistently or consistently, that is the justice for you, यही आपके लिए क्या है, न्याय है। तो हम वास्तविक हकदार है ना। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स, या जो एससी और एसटी जिन्हें इसकी नीड नहीं है, जो एससी क्लास के लोग हैं, अभी तो एसटी की बात ही नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ एससी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो उन्हें मिलना चाहिए। जैसा नो क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब ये आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी क्या जजमेंट देंगे वो हम लोग देखेंगे, बट ठीक है, आपका इस पे क्या विजन है ये आप खुद। तो इंदिरा साहनी के केस पर बहस हुई, वहां पे क्लासिफिकेशन है, तो यहां पे भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इट इज नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप, इट इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप। बात समझ पाया। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा इनके कमीशंस के बारे में। मैं आपको बता दूं, बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है, एससी कमीशन जो है और एसटी कमीशंस जो है, इनके जो पावर एंड फंक्शंस है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो एक का पढ़ेंगे और दो का बाकी आप पढ़ेंगे, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। कुछ अंतर नहीं है और कुछ बातें नहीं है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए, नेशनल कमीशन फॉर द जो शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो नेशनल कमीशन है विल बी स्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल, बाय द नोटिफिकेशन। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है और किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, गठित किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो जितने भी नेशनल कमीशन होते हैं ऑलमोस्ट क्या सारे के सारे वो किसके द्वारा ही अपॉइंट हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहे थे, यहां भी कोई डाउट नहीं है, पहली चीज। तो जब आप 338 पढ़ते हैं और 338 में ये प्रोविजंस आपको बता दिया गया है, अब उसमें उनके लाइबिलिटीज के, उनके ड्यूटीज के बारे में बात किया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन सारी ड्यूटीज को पढ़ना है, ऐसे कमीशन के फंक्शंस क्या है और उनके पावर क्या है। दो चीजों पे बात करूंगा आपसे। पहली चीज तो उनकी ड्यूटी क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, और दूसरा उनके पावर्स क्या है। तो पहली चीज एक 1 by 1 जो है आप देखते जाइए। एक्टस नॉन फैसेट्रियम में सिमेंसिट्री आ गया, चलो भाई, यस। पहली चीज, ठीक है, 338 में जो बातें बताई गई हैं वो आपका, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, लिखने में टाइम कम हो जाएगा। पहला क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। ये किस कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट विच इज अंडर द 338। और उसमें ये प्रोविजन बताया गया, इनकी ड्यूटी क्या होगी, द ड्यूटी ऑफ द कमीशन शैल बी, क्या होगी, पहली चीज कह रहा है कि यहां पे टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर, यही पकड़ना है आपको, क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और मॉनिटर करना है। किस बात को इन्वेस्टिगेट करना है, फॉर द सेफ गार्ड्स। किस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, सेफ गार्ड्स को। किस बात को मॉनिटर करेंगे, सेफ गार्ड्स को, विच इज प्रोवाइडेड to the scheduled caste under the constitution or other law or by the order of the governments. Here the first duty of the
नेशनल कमीशन क्या ड्यूटी होगी? पहला, इन्वेस्टिगेट करिए। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? उन सारे सेफ गार्ड्स के जो कि उन्हें कहां दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। यानी एससी और एसटी को जो प्रोविजन दिए गए, मैं इसलिए उन सारी बातों को मैंने आपको बता दिया कि जो संविधान में उनको मिले हुए हैं। यस और नो? अब सिंपल बात है, उनका सेफ गार्ड क्या है, उनके राइट्स क्या है? 15(4) में दिया गया। उनके राइट्स क्या है? 15(5) में दिया गया। उनके राइट्स कहां पे दिए गए हैं? 17 में दिया गया है। उनके ये सेफ गार्ड मेजर है कि नहीं मेजर्स है? इस बात को क्या करेगा? वो इन्वेस्टिगेट करेगा और मॉनिटर करेगा कि ये जो सेफ गार्ड्स है उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इट विल बी मॉनिटर्ड बाय द नेशनल कमीशन। तो पहली चीज अब आप समझ लीजिए, दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है यहां पे। क्या करना है आपको? इन्वेस्टिगेट करना है। अरे हटो भाई, ये इन्वेस्टिगेट करना है और क्या करना है बेटा? द फर्स्ट पॉइंट इज, ये पहली ड्यूटी हो गई। किस बात को? सेफ गार्ड्स को। और कहां पे सेफ गार्ड्स दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, अदर लॉज में। मैंने आपसे क्या कहा? एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो यार। ये भी मॉनिटर करेंगे, यानी अदर लॉज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तो है ये, या अदर लॉज में, या किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो उनके रिगार्ड्स में है, ठीक है, उन सेफ गार्ड्स को मॉनिटर करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। दिस इज द फर्स्ट वन। द अगेन इंक्वायर करेगा। किस बात को? दूसरी ड्यूटी उसकी क्या है? इंक्वायरी की है। इंक्वायरी, ठीक है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन था और यहां पे इंक्वायरी है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, 3 स्टेज होता है क्रिमिनल लीगल सिस्टम में, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो ये पहला जो स्टेज है इनका क्या है? इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और दूसरा जो स्टेज है वो क्या है आपका? इंक्वायरी। किस बात की इंक्वायरी करेंगे ये जरा देखिए। जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट उनके सामने की गई है, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट भी तो कंप्लेंट की इंक्वायरी करता है कि नहीं करता है? मजिस्ट्रेट करता है। नहीं जानते तो जान लीजिए, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहला जो है इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा जो है इंक्वायरी है, और तीसरा स्टेज ट्रायल होता है, ठीक है ना। ये याद करने के लिए बता रहा हूं। तो पहला यहां पे इन्वेस्टिगेट करेंगे उन सेफ गार्ड्स को, और दूसरा यदि कोई कंप्लेंट आई है तो उस बात को इंक्वायर करेगा। क्या करेगा? और इंक्वायरी का मतलब समझ रहे हैं आप? इंक्वायरी कहीं डिफाइन है आपके यहां? चलिए बाद में बात करेंगे। कंप्लेंट किस बात की हुआ है? डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स, कि उस कास्ट से रिलेटेड किसी इंडिविजुअल्स का या लोगों का क्या हुआ है? उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, उन्हें डिप्राइव किया गया है। या क्या किया गया है? सेफ गार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कास्ट। बोलो बेटा। तो यहां पे जो बात किया गया है, दूसरी चीज, कंप्लेंट को इंक्वायर करेगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो पहला, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑफ द सेफ गार्ड्स विच इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर लॉ, बाय द government orders. And the second one is the inquiry is done by these commissions if it is made a specific complaint made before the such commissions. यदि ऐसी कोई कंप्लेंट आई है मेरे सामने तो उसे मैं क्या करूंगा? इंक्वायर करूंगा। और किस बात पर कंप्लेंट हुआ है? कि यदि मेरे अधिकारों से मुझे वंचित रखा गया है या ऐसे सेफगार्ड्स से वंचित किया गया है। अगेन तीसरी ड्यूटी क्या है? पार्टिसिपेट एंड एडवाइस। तीसरी बात जो है, ऐसा कमीशन जो है वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा और एडवाइस करेगा। क्या करेगा भैया? एडवाइस करेगा। किसको एडवाइस कर रहा है? प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और उसमें एडवाइस करेगा। किसका? जो उनके सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए है। किसके लिए है? सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है तो उस प्लानिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें एडवाइस करेंगे। कौन? कमीशन। कौन करेगा? कमीशन करेगा। तो तीसरी बात क्या हो गई? पहला मॉनिटर हो गया और इन्वेस्टिगेशन हो गया। दूसरा पावर क्या हो गया? उनका फंक्शन क्या हो गया? सॉरी, फंक्शन क्या हो गया?
इंक्वायरी हो गया, यदि कोई कंप्लेंट करोगे। और तीसरा क्या हो गया कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कहां पे? प्लानिंग प्रोसेस में। और किस प्लानिंग प्रोसेस में? जो उनके रिगार्ड्स में उनके सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और उनके बेटरमेंट्स के लिए हो रही हैं। ठीक है ना? सेंट्रल लेवल पर जो भी प्लानिंग्स हो रही है उनके बारे में। चलिए अगेन चौथा पॉइंट है आपका, अब ये अपनी प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे? रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है? और कैसी रिपोर्ट्स? एनुअली आर की डीम्ड फिट्स। ठीक है? जब उन्हें आवश्यकता समझ में आती है तो उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट है ऐसे कमीशन के द्वारा प्रेसिडेंट के सामने क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा। बिफोर द प्रेसिडेंट पूछा जाता है आपसे कि नेशनल कमीशन जो है ऑफ द शेड्यूल कास्ट अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो किसको देगा? सिंपल सी बात है, ये आप कॉमन सेंस से आप कर ले जाएंगे। ठीक है? यहां पे क्या है? इन वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड्स। ठीक है? यानी उन जो सेफगार्ड्स हैं, उन सेफगार्ड्स की जो भी एनुअल रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, वो रिपोर्ट्स जो है वो किसको प्रेजेंट की जाएंगी? प्रेसिडेंट को। कब किया जाएगा? साल भर में, या जब वो आवश्यक समझते हैं। ठीक है ना? तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सबको पता है कि ऐसे जो नेशनल कमीशन होंगे अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? सिंपल सी बात है। ठीक है? किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। कैसे देंगे? एनुअली देंगे। ठीक है? अगेन नेक्स्ट, फिर यहां पे ये महत्वपूर्ण है, रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपनी। तीसरे पॉइंट में आपने देखा था एडवाइस दे रहे हैं, और यहां पे क्या है? रिकमेंडेशंस है, सजेशंस है। किस बात का? मेजर्स का। ठीक है? रिकमेंडेशन किस बात की है? उन मेजर्स का, उन उपागम का, उन साधनों का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है? यानी सच recommendations should be taken into the actions by the central government as well as the state governments. ऐसा रिकमेंडेशन इनके द्वारा किया जाएगा। बोलो बेटा। एंड फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस ऑफ द सेफगार्ड्स, और रिकमेंडेशन किसके बारे में? मेजर्स के बारे में, और उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस ऑफ द सेफगार्ड्स। ऐसे जो सेफगार्ड्स उन्हें प्रोवाइड्स किए गए हैं उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे हो इसके बारे में वो सुझाव देंगे। ऐसे सजेशंस और रिकमेंडेशंस दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने क्या देखा? मॉनिटर कर रहे हैं। आपने क्या देखा? ये इंक्वायर कर रहे हैं। आपने क्या देखा? एडवाइस कर रहे हैं। आपने क्या देखा? कि ये रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप? सजेशन एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है ना? ऐसे सजेशंस और रिकमेंडेशन और ऐसे मेजर्स को किसको फॉलो करना है? जिसको ले आना है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स को उसे इंप्लीमेंट करना है। शुड टेक द एक्शन। एंड अगेन नेक्स्ट कमीशन जो है आपका क्या है? डिस्चार्ज द अदर फंक्शन। ये हर जगह एक सेविंग क्लास के तौर पर लगा ही दिया जाता है ना? अब जैसा कि राष्ट्रपति महोदय बताएंगे लॉ के द्वारा उनको कुछ और करना है तो उसके बारे में कुछ और करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो क्या है? इनके फंक्शंस और इनकी ड्यूटीज हैं। तो कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में बना करके आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कमीशन है उस कमीशन का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? विच वन इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ द, ठीक है, कमीशन। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपको मैंने बताया यही आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन का फंक्शन है, और जहां पे एससी है वहां पे आप एसटी जोड़ लेंगे, और जहां पे एससी है वहां पे आप बैकवर्ड क्लास जोड़ लेंगे। इज इट क्लियर? तो यही है आपके। एंड अगेन व्हाट इज द पावर? तो पावर यहां पे जान लीजिए, इनके पास जो पावर होता है, यानी कमीशन के पास जो पावर होता है वो किसका होता है? सिंपल सी बात होती है, सिविल कोर्ट का पावर है। किसका पावर है? अब सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर होता है उस पावर को ये इंजॉय करते हैं, नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। किसका पावर नहीं है इनके पास? क्रिमिनल कोर्ट का नहीं, व्यवहार न्यायालय के इनके पास क्या है? पावर है बेटा। व्यवहार न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट आपको पनिश भी कर सकता है ना? ट्रायल करेगा, बाकायदे आपसे सुनेगा, और सुन करके आपको या तो कन्विक्ट करेगा तो एक्विट करेगा। इनके पास क्या पावर है? सिविल कोर्ट का पावर है।
सिविल कोर्ट का पावर, पहला पावर क्या है ये आप जानिए, अब सारे लोग वैसे भी जान लीजिए कि जहां जहां पे भी मेंशन किया गया है सिविल कोर्ट के पावर, जहां भी आप देखेंगे ये सारे पावर वेस्ट होंगे, वहां पे वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन इज सम्मन कर सकता है, किस बात को? अटेंडेंस के लिए और अटेंडेंस के लिए और एग्जामिन करने के लिए क्या कर सकता है? उन्हें सम्मन कर सकता है। कौन करेगा? कमीशन। एग्जामिन। तो ये जान लो बेटा कि कोर्ट के पास क्या पावर होता है? सम्मन भेजने का आपके पास पावर होता है। जिसके पास सिविल कोर्ट का पावर है वो आपको क्या कर सकता है? सम्मन कर सकता है कि हमारे पास आइए जरा, उपस्थित होइए। तो फॉर द अटेंडेंस, किसके लिए? फॉर द अटेंडेंस एंड फॉर द, अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ, तो कंप्लेंट आई है तो मुझे इंक्वायरी करना है उस बात पर, और इंक्वायरी करना है और जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट आई है मैं उसे क्या कर सकता हूं? देखो आपके यहां जो नियम है बेटा, वो नियम ये है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का कॉन्सेप्ट है ना, यानी दूसरे पक्ष को आपको सुनना पड़ेगा, यही तो होगा। नहीं, जब तक कोई अर्जेंसी नहीं है तब तक आपको दूसरे पक्ष को सुनना पड़ेगा, राइट टू बी हर्ड। हर व्यक्ति का क्या है? अधिकार है। तो दूसरे पार्टी को आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है तो उसको सुनना पड़ेगा ना, और सुनोगे कब? सुनोगे कब? जब आप उसको बुलाओगे, जब आएगा आपके पास। और बुलाओगे कैसे? बाय द नोटिस। एंड व्हाट इज द नोटिस हियर? दैट इज अ सम्मन। बोलो भैया, तो सम्मन भेजा गया है कि आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट आई है, जरा उपस्थित होइए। तो और उपस्थित होइएगा तो फिर क्या कर सकता है? एग्जामिन भी कर सकते हैं आपको ऐसे कमीशन। बोलो यार। एंड अगेन दूसरा जो इनका पावर है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। अब उससे रिलेटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे रिक्वायर कर सकते हैं, या उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसका प्रोडक्शन होना है या उसकी डिस्कवरी होनी है, तो उसे क्या कर सकता है? वो अपेक्षित कर सकता है, उनकी अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाए? प्रोड्यूस किया जाए, या ऐसे डॉक्यूमेंट को डिस्कवर किया जाए। जैसा नो, मान लीजिए कि कोई किसी की लैंड ले लिया हुआ है ना, ऐसी कंप्लेंट हुई है, ठीक है, तो डिप्राइवेशन ऑफ द राइट, डिप्राइव किया गया कि नहीं? अब ऐसी स्थिति में कंप्लेंट जिसके खिलाफ हुई है वो डॉक्यूमेंट्स तो मंगा ही सकते हैं कि जरा टाइटल डीड लेकर के आइए भैया, जरा इस जमीन पे देखें किसका टाइटल डीड बन रहा है। नहीं समझे आप? देखो एक रेगुलर सूट है वो तो है ही है, वहां जहां पे आप कोर्ट में जाकर के, लेकिन इसीलिए तो कमीशन बना हुआ है ना। उनके जो सेफ गार्ड्स हैं, उनके जो मेजर्स हैं, वो क्या होने चाहिए? मेंटेन होने चाहिए। सीधे सीधे बता दिया गया कि एससी और एसटी की जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यानी आप लोकल लॉज में पढ़ते तो लोकल लॉज में ये बताया गया है ना कि वो जो विदाउट द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप उसे क्या नहीं कर सकते हो? ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और आपसे जबरदस्ती कोई ले लिया है उस जमीन को, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है? वहां पे उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है ना, उस अपने राइट से वो डिप्राइव हो गया कि नहीं हो गया? आपने जबरदस्ती किसी की 2 बीघे की जमीन नेशनल हाईवे के बगल वाली आपने ले रखी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में वो डिस्कवर करा सकता है और किसी डॉक्यूमेंट्स को क्या करा सकता है? प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि प्राइमा फेसी वो इंक्वायरी कर रहे हैं ना भाई, और उनके पास वही पावर है जो सिविल कोर्ट के पास पावर है। तो सिविल कोर्ट भी तो यही करता है ना, सम्मन इशू करके ले आओ, जरा अपना अपना क्लेम दो। तो पहली बात सम्मन करेंगे फॉर द अटेंडेंस, और उन्हें एग्जामिन करेंगे यदि वो आए हैं तो, या ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करा सकते हैं या उसका प्रोडक्शन करा सकते हैं। दिस इज द सेकंड पावर। बोलो बेटा, तो समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? दस्तावेज लेके आओ, जरा दिखाओ भैया कैसे तुम्हारी जमीन है और कैसे तुमने इस जमीन को ले ली है। या यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है तो ऑर्डर की कॉपी लेकर के आके दिखाइए जरा मुझे कि आप ये कहते हो कि ये बाय द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये हमने लिया हुआ है। तो जस्ट गिव मी द कॉपी ऑफ द ऑर्डर।
ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बात समझ पाया? तो फिर वहां पे हम आपको भी बुला लेंगे कि आइए जरा, आपने कैसे ऑर्डर कर दिया यदि इतने एकड़ से कम जमीन है इनके पास तो। ये सेफगार्ड्स है ना, यही तो सेफगार्ड्स दिए गए उनको कि उनकी जमीन को कोई और ना ले सके, यानी बाय फोर्स ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है। और ट्रांसफर कैसे होगा? विद द प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका मतलब इतनी बड़ी अथॉरिटी, जिले की सबसे बड़ी अथॉरिटी को लगा दिया गया कि ऐसे प्रॉपर्टी पर यदि कोई ट्रांसफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके सोशियो और पॉलिटिकल हिस्ट्री बता रही है कि ऐसे लोगों की जमीनों को क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। अब आज की डेट में बताओ, तुम्हारे पास एक नेशनल हाईवे पे 2 बीघे की जमीन है जो तुम्हारे पूर्वजों की थी, अब वो 2 करोड़ की 4 करोड़ की जमीन है। अब बेचारा वो नीरी टाइप का आदमी है मान लो, यानी उसके पास रनिंग अमाउंट में पैसे नहीं है आपके पास, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सबकी नजर उसी पे गड़ी हुई है कि नहीं गड़ी हुई है? तो ये सेफ गार्ड है कि नहीं उसका? यानी लॉ में एक ऐसा प्रोविजन बना दिया कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती अनलेस आर अनटिल, ठीक है, इतने एकड़ से कम ना हो और जब तक कि उनकी प्रायर परमिशन ना हो। नहीं समझ पाए बेटा? ठीक है, सेफ गार्ड्स है उनके। अगेन नेक्स्ट क्या है आपका? तो पहला जो है सम्मन करा, दूसरा जो है वो क्या है आपका? हाँ, तीसरा आप देख रहे हैं आपने एविडेंस जो है वो किस पर लिया जा रहा है? एफिडेविट्स पर लिया जा रहा है। शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकते हैं। जो एफिडेविट्स पर क्या लिया जा सकता है? जब आपको मैं सीपीसी पढ़ाता हूं तो सीपीसी में मैंने आपसे बताया था कि ईच एंड एवरी फैक्ट विच इज मेंशन्ड इन अ प्लेंट मस्ट बी प्रूव्ड विथ और बाय द एफिडेविट्स। उसमें जो भी बातें आप लिखोगे किस पर? शपथ पत्र पर प्रूफ करोगे, एफिडेविट्स पर करोगे आप, ठीक है ना? तो यहां पे भी जो भी एविडेंस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे? शपथ पत्र पर लिए जाएंगे। एंड अगेन फिर से ऐसी कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स है या कोई कॉपी है, ठीक है, ऐसे किसी ऑफिस या किसी कोर्ट्स की है, उसे क्या कर सकते हैं? वो मंगा सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है बेटा? अब मैंने जैसे बताया कि तुम्हारी जमीन ले लिया, अब तुमने एक सिविल सूट फाइल कर दिया, अब सिविल सूट में तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उस पर आपने एक कंप्लेंट यहां भी कमीशन में भी किया हुआ है, तो कमीशन क्या कर सकता है? उस कॉपी को अपने पास भी मंगा सकता है। क्लियर है? ऐसी स्थिति में अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं, एक बार आप पढ़ लोगे कि सिविल कोड के पावर क्या है, तो इन जनरल जहां जहां भी आपको प्रोविजन मिलेगा वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ये सारे पावर्स है। सम्मन कर सकता है आपको, सिविल कोड क्या कर सकता है? आपको सम्मन कर सकता है अटेंडेंस के लिए, और क्या कर सकता है? आपको एग्जामिन कर सकता है। दूसरा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस, उसके प्रोडक्शन या डिस्कवरी का ऑर्डर दे सकता है। तीसरा जो है वो एविडेंस को एफिडेविट पर ले सकता है। चौथा जो है वो क्या कर सकता है? आपका किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है या कोई कॉपी है, उन्हें किसी ऑफिस से क्या कर सकता है? मंगा सकता है। ये पावर्स होते हैं उनके पास। अगेन अब जरा देखो बेटा, ये क्या है? कमीशन को इशू किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कमीशन। अब ये कमीशन क्या होता है? कमीशन इशू कर रहा है, ये वो वाला कमीशन नहीं जो चल के जाता हुआ है, कोई जगह होगा नहीं। कमीशन एक टर्म है जहां पे कोई विटनेस, सामान्य तौर पे कोई भी मामला जो डिसाइड होगा वो किसके आधार पर होगा? विटनेसेस के एग्जामिनेशन पर होता है। और ऐसा कोई विटनेस हो सकता है जो नहीं आ सकता है कोर्ट। सोशल स्टेटस की बात नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और इसलिए आपको छोड़ दिया जा रहा है, सारा विटनेस आप घर पे ही बैठे रहो और मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास ना, ऐसा नहीं। बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेटी, बिकॉज ऑफ द एज, ठीक है, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में एक कमीशन इशू किया जा सकता है फॉर, मैंने आपको 7 पर्पजेस बताए थे कमीशन इशू करने के लिए। आपको यूपीएससी वालों बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक सामान्य तौर पे ये समझ लें आप कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो न्यायालय में पहुंच पाने में अक्षम है, न्यायालय उनको व्यवस्था देती है कि उनके ही स्थान पर पहुंच करके उनके साक्ष्य लिए जा सकते हैं,
ठीक है, पर्पजेस बहुत है। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए किया जा सकता है, पार्टीशन के लिए किया जा सकता है, और भी 7 ग्राउंड से। तो यहां पे कमीशन इशू कर सकता है किसी ऐसे ग्राउंड पर। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति इतना वृद्ध हो गया है कि न्यायालय में नहीं आ सकता है, या वो इन्फर्मिटी आ गई है, बेड रिडन कंडीशंस में है, वो न्यायालय में नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, उन्हें एग्जामिन करने के लिए कमीशन को इशू किया जा सकता है और जाकर के वहां पे उनका साक्ष्य लिया जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके, अगेन देख लो भैया, प्रेसिडेंट महोदय जो हैं वो फिर से यदि कोई बाय रूल्स में यदि वो दे देते हैं तो फिर मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इनके पास जो पावर है वो कैसा पावर है, सिविल कोड का पावर है, और इनका जो ड्यूटी है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आई है तो उसे इंक्वायर करेंगे, उनके जो सेफगार्ड्स हैं उन्हें मॉनिटर्स करेंगे, इनके बारे में कोई प्लानिंग है तो उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और पावर्स क्या है सिविल कोर्ट्स के, ये किसी को सम्मन कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं, ऑन ओथ पर एविडेंस लेने का पावर भी है इनके पास। किस पर पावर है? हाँ, ठीक है, किसी को एग्जामिन करेंगे तो शपथ पर कर सकते हैं, और जो साक्ष्य लेंगे वो एफिडेविट पर ले सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कमीशन, और यही पावर और यही फंक्शंस अदर कमीशंस के हैं। ये आप एक बार खुद से देखेंगे इसको, सारे प्रोविजन इन शॉर्ट्स मैंने आपको जितने आर्टिकल्स बताए एक बार आप गो थ्रू होइए और उनके बारे में सारी चीजें आप पढ़िए। यदि कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो फिर से कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसी क्रम में मैं और भी जो आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके फंक्शंस क्या है, उनके पावर्स क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।